The second question is sum of numbers. Here we have to write a program that will calculate the sum of all numbers, and the number will start from 1 and it will go till a specific number. And for that, as a user we have to pass a number to the program, then the program will calculate it and will display by using the print function. तो अब हम इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है और समझ भी आ गया होगा, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। तो एग्जांपल में हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं नंबर 1 सबसे पहले, वो इसलिए क्योंकि प्रोग्राम ने हमें ऑलरेडी बता दिया कि हमें सम तो निकालना है नंबर्स का, लेकिन स्टार्ट करना है नंबर को 1 से। तो हमने 1 तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ले लिया, लेकिन एंडिंग नंबर हमें प्रोग्राम ने नहीं बताया, वो कोई स्पेसिफाइड नंबर होगा। तो नहीं बताया तो हम ही एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से हमने 10 एज्यूम किया है। तो हमारे पास यहाँ दो नंबर है, नंबर 1 एंड नंबर 10। तो ये क्या है, ये दो नंबर एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टोर है। लेट्स से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रुकता कहाँ पे, 10 पे, क्योंकि लास्ट नंबर 10 है। तो प्रोग्राम ने हमें डायरेक्टली यही बताया कि हमें सम निकालना है ऑफ ऑल नंबर्स। क्या है, ये है वो नंबर्स जो इस रेंज के अंदर स्टोर है। तो हमें इस रेंज के अंदर जो नंबर्स आ रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इसका ही हमें सम निकालना है। सो नाउ इट इज़ टाइम टू गो फॉर लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि बिहाइंड द स्टेटमेंट एक्चुअली हमें क्या कोड लिखना है और क्यों लिखना है। हम अपने माइंड को रीज़न देंगे कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो हम क्यों लिख रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला लॉजिक क्या है, वो है एक नंबर डिफाइन करना। और वो ऐसे, क्योंकि प्रोग्राम ने हमें कहा है कि हमें सम करना है सभी नंबर्स का। तो प्रोग्राम ने हमें पहला नंबर तो बता दिया जो कि है 1, लेकिन प्रोग्राम ने हमें एंडिंग नंबर नहीं बताया। तो एंडिंग नंबर हम अपने हिसाब से ही एज्यूम कर लेंगे, लेट्स से कि 10। तो अब हमारे पास प्रोग्राम को देने के लिए स्टार्टिंग नंबर तो पहले से ही था, एंडिंग नंबर भी आ गया। तो ये एंडिंग नंबर ही वो नंबर है जो सबसे पहला लॉजिक बिल्ड होता है, जो कि हमें प्रोग्राम को पास करना है, ताकि प्रोग्राम के पास एक रेंज ऑफ नंबर्स आ जाए जिसका वो सम निकाल सके। अब यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहूँ तो एज ए यूज़र हमें यहाँ पे पाइथन का इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, जो कि यूज़र को अलाउ करेगा कि प्रोग्राम को नंबर बता सके। सेकंड लॉजिक क्या होता है, वो पहले लॉजिक से ही निकल रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो वो ये है कि हमने पहले लॉजिक में क्या किया, प्रोग्राम का डिफ़ॉल्ट नंबर 1 लिखा, फिर हमने एंडिंग नंबर डिफाइन कर दिया। तो हमारे पास क्या है, ये दो नंबर, हम जब ये दो नंबर को एक साथ कंसिडर करेंगे तो ये क्या बता रहे हैं, ये एक रेंज ऑफ नंबर है, राइट। और अगर हमें इसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि ये सीक्वेंस जो आ रहा है वो एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पर पाइथन का रेंज फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब तीसरा लॉजिक क्या है, वो है फॉर लूप। और वो इसलिए क्योंकि पहले स्टेप में हमने देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर दोनों था, जो कि मिल के सेकेंड स्टेप में एक रेंज बिल्ड कर रहे हैं, और उस रेंज के अंदर क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। तो बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जब हमें इंडिविजुअली एक्सेस करना होगा 1 बाय 1, तो वो जो इंडिविजुअल एक्सेस करना है, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं आइट्रेट करना सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को, तो ये प्रोसेस हम पाइथन में फॉर लूप से ही कर सकते हैं। एक और लॉजिक है हमारे पास यहाँ पे, एक बहुत बेसिक सा लॉजिक है कि हम लेट्स से कि एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं सम, जो कि अभी वैल्यू 0 है। अब वो क्यों है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि हमने नंबर डिफाइन किया, रेंज डिफाइन किया, हमने हर एक रेंज के अंदर के नंबर को 1 बाय 1 एक्सेस किया बाय यूजिंग द फॉर लूप। तो यहाँ तक में हमने अभी तक क्या किया, हमने सम तो किया ही नहीं है अभी तक। तो फिर सम की वैल्यू क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। तो अब हम फाइनली कोड लिखेंगे और आप देखिएगा कि कितने आसानी से हमने इन लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए कोड लिख लिए। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है कि हमें पाइथन का इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, एंटर अ नंबर। क्यों, कि प्रोग्राम ने हमें पहला नंबर तो दे दिया है लेकिन एंडिंग नंबर नहीं दिया है। तो लॉजिकल स्टेप यही बनता है कि हमें सबसे पहले अगर इनिशिएट करना है एक रेंज, तो हमें वो इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग को एंडिंग नंबर देना है। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा वेरिएबल सम 0, और वो 0 इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी सम परफॉर्म नहीं किया है। हमारे पास अब स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर तो आ गया है, लेकिन ना हमने उस नंबर का अभी तक सीक्वेंस
से 1/1 एक्सेस किया, ना ही कोई सम परफॉर्म किया, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी सम की 0 होगी। अब मैं नेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ पाइथन का रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट नंबर है जो कि 1 है, प्रोग्राम ने बता दिया था। एंडिंग नंबर हम अभी यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हम लिखेंगे 10। अब 10 मैं लिखूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, रेंज फंक्शन का रूल है कि वो लास्ट नंबर हमेशा एक्सक्लूड करता है। तो मैं फिर यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा +1 करके। इसका मतलब क्या है, इस वेरिएबल में वो नंबर स्टोर हो जाएगा जो कि यूज़र पास करेगा और फिर लास्ट में एडिशन 1 हो जाएगा। तो जब हम 10 पास करेंगे तो रेंज फंक्शन में ये यहाँ 11 बन जाएगा, ताकि लास्ट नंबर एक्सक्लूड हो लेकिन जो यूज़र ने पास किया है वो नंबर इस रेंज फंक्शन में इंक्लूड हो। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों नंबर है जो कि रेंज फंक्शन के साथ है। तो रेंज फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है स्टार्टिंग और एंडिंग, उन दोनों नंबर के बीच में एक नंबर का सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। तो उस सीक्वेंस को जो हमें अगर इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फोर लूप यूज़ करेंगे। तो अब तक मेजरली हमने क्या किया है, हमने इनपुट फंक्शन यूज़ करके एंडिंग नंबर डिफाइन कर दिया और फर्स्ट नंबर तो पहले से ही था। तो अब देखा जाए तो हमारे पास एंडिंग एंड फर्स्ट नंबर दोनों अवेलेबल है, और क्योंकि अभी सिर्फ नंबर अवेलेबल है, हमने कोई सम नहीं किया, इसलिए सम की इनिशियल वैल्यू 0 रखी है। और अब इस रेंज फंक्शन में जब हमने स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर दोनों को ऐड कर दिया है तो फिर जो ये एक रेंज जनरेट करेगा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, उसको एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे फोर लूप यूज़ किया है। तो अब टाइम है अपग्रेड करने की सम की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल एक्स। एक्स वो वेरिएबल जिसके अंदर जो ये सीक्वेंस स्टोर होगा 1/1 जब फोर लूप इन्हें आइट्रेट करेगा इस सीक्वेंस को, और जिसे मैं ऐड कर दूंगा वेरिएबल सम में। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से कि पहली बार तो हमें पता है कि नंबर 1 आने वाला है और सम की वैल्यू अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएंगे 1 के। फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो दूसरी बार यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि रेंज में अगला नंबर क्या होगा, 2 होगा। फिर हम जब उसे प्लस करेंगे और फिर देखेंगे इसकी सम की वैल्यू हमें लिखनी है, तो सम की वैल्यू लास्ट टाइम क्या आई थी, 1 आई थी, तो फिर अब ये बन जाएगा 3। ऐसे ही ये बार बार चलेगा ये लूप तब जब तक कि लूप स्टार्टिंग 1 से लेके लास्ट नंबर 10 तक सभी नंबर्स को 1/1 एक्सेस नहीं कर लेता है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार हम देखेंगे कि सम की वैल्यू अपग्रेड होगी, और जब लास्ट टाइम 10 को प्लस किया जाएगा सम के अपग्रेडेड वैल्यू से, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारा सम ऑफ ऑल नंबर्स होगा विद इन अ रेंज 1 to 10। तो अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है पाइथन का, जो कि हमारा डिस्प्ले कर देगा सम ऑफ ऑल नंबर। तो अब हम प्रोग्राम रन करते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि बिहाइंड द सीन ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। तो हमारे पास एंडिंग नंबर हमें डिफाइन करना है, यहाँ पे लेट्स से कि मैं 5 लिखता हूँ एंड वी गॉट एन एरर सेइंग दैट इट कैन ओनली कॉन्कनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ बता रहा है, 13 लाइन पे बताया, यानी कि फोर लूप में बता रहा है इस लाइन में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ये स्ट्रिंग है, अच्छा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे नंबर वेरिएबल में जो नंबर स्टोर होगा उसे इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं किया, वो मैं भूल गया था। तो हम नेचुरली है जब भी हम सोच सोच के कोड लिखेंगे, लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, तो ऑफकोर्स सी बात है गलती तो हो ही जाती है, नो प्रॉब्लम। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये एरर क्यों आया और फिर हमने इसे इंट में कन्वर्ट क्यों किया। तो सबसे पहली बात, ये एरर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में डेटा टाइप रिटर्न करता है। तो जब मैंने यहाँ पे एन एंटर किया तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अब यहाँ पे पहला नंबर तो इंटीजर है, लेकिन अगर हम पहले देखते, जैसे कि मैं यहाँ पे इंट इरेज कर देता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नंबर का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब एक इंट और स्ट्रिंग के बीच में नंबर का रेंज कैसे डिफाइन हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब होगा जब दोनों का डेटा टाइप सेम होगा। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट फंक्शन यूज़ किया पाइथन का, जो कि डेटा टाइप को एक इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो हमारा नंबर है वो इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप अब इंट है। तो यही प्रॉब्लम हुई थी। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं
तो मैं एंडिंग नंबर अभी 5 एंटर करता हूँ। तो अब हमें आंसर मिल गया कि सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 वी हैव 15। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 5 भी लिख देता हूँ ताकि हमें समझ आए आसानी से। अब अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर ये 3 हो जाएगा 6, फिर ये 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 और 5 हो जाएगा 15। तो अब हम समझेंगे कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ किया यूज़र से नंबर लेने के लिए, जो कि एक एंडिंग नंबर डिफाइन करेगा प्रोग्राम को। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, लेकिन हमें यहाँ पे इंट में चाहिए था, इसलिए हमने इंट फंक्शन यूज़ किया जो कि हमारे नंबर को इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने देखा कि हमने डिफाइन किया है सम वेरिएबल विद इनिशिएट वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ नंबर ही पाइथन को दिया है, कोई सम करने का कोई कोड तो लिखा ही नहीं है, वो तो बाद में लिखा जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि जब हमने सम नहीं किया तो उसकी इनिशिएट वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे सम की वैल्यू 0 हमने यहाँ पे फोर लूप से पहले इसलिए डिफाइन किया क्योंकि अगर हम फोर लूप के अंदर डिफाइन करते तो जब भी फोर लूप के अंदर कमांड रन होता और सम की वैल्यू यहाँ पे अपग्रेड होती, लेकिन जब कमांड इसके बाद वापस ऊपर जाता तो सम की वैल्यू वापस वो 0 में अपडेट कर देता। इसलिए हमने यहाँ पे पहले फोर लूप से पहले ही डिफाइन कर दिया सम की वैल्यू इनिशिएट जो कि होगी 0। तो कमांड अब आएगा फोर लूप पे। फोर लूप में वो क्या देखेगा कि यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज़ हुआ है। अब रेंज फंक्शन दो नंबर्स को डिफाइन कर रहा है, तो जो भी दो नंबर्स है उनके बीच में जो भी नंबर्स ऑफ सीक्वेंस होगा वो नंबर ऑफ सीक्वेंस इस रेंज फंक्शन के इन दो नंबर्स के बीच में स्टोर है। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को अगर हमें 1 by 1 एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फोर लूप। और इस वेरिएबल x में क्या होगा, 1 by 1 हर एक सीक्वेंस का ये नंबर स्टोर होगा जब जब फोर लूप रन होगा। यहाँ पे सम की वैल्यू अपग्रेड करी जा रही है, और वो अपग्रेड कैसे हो रही है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसका रिजल्ट हम वेरिएबल सम में ही तो स्टोर कर रहे हैं, और अगर बार बार ऑपरेशन परफॉर्म हो के उसका रिजल्ट सेम वेरिएबल में स्टोर होगा तो जाहिर सी बात है कि उस वेरिएबल की वैल्यू तो अपग्रेड होगी। यहाँ पे 1 आएगा, फिर अभी सम की इनिशिएट वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 स्टोर होगा, तो फिर हम ऐड करेंगे तो वो होगा 1। फिर लूप दोबारा चलेगा, यानी कि कमांड वापस फोर लूप पे आएगा और देखेगा कि x में अब अगला वैल्यू क्या स्टोर होगा, वो 2 होगा। तो फिर वापस यहाँ पे x में 2 वैल्यू स्टोर होगी, और सम की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, 1 थी, ये अपग्रेड हो चुकी है, ठीक है, तो ये 1 थी। अब यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही लूप बार बार चलेगा जब तक कि वो नंबर 10 पे नहीं आ जाएगा। तो लास्ट टाइम क्या होगा, x की वैल्यू 10 होगी और सम की कोई अपग्रेडेड वैल्यू होगी, जो वैल्यू 10 के साथ यहाँ पे ऐड हो गया, और फिर वो वेरिएबल सम में स्टोर होगा हर बार, जैसे कि लूप चल रहा है तो वैसे ही स्टोर होगा, राइट। उसके बाद फाइनली जब पाइथन कमांड वापस फोर लूप पे आएगा तो वो देखेगा कि इस रेंज के अंदर जितने भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स थे वो सभी एक्सेस कर चुका है। तो यहाँ पे अब कोई भी कंडीशन बचा ही नहीं है फोर लूप रन करने का, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर पाइथन कमांड आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट पे, जहाँ पे कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया जाएगा। तो वेरिएबल नंबर क्या है, ये एक प्लेस होल्डर है जहाँ पे वेरिएबल नंबर में जो यूज़र ने नंबर पास किया है वो रिप्लेस हो जाएगा, और सम क्या होगा, ये एक प्लेस होल्डर है जहाँ पे सम की अपग्रेडेड वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस वेरिएबल सम से, जब पाइथन कमांड लास्ट टाइम नंबर 10 को सम की अपग्रेडेड वैल्यू से ऐड करके प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगा। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने सबसे पहले क्वेश्चन समझा, फिर बिहाइंड द सीन जाके हमने उस क्वेश्चन का लॉजिक फॉर्म देखा, हमने लॉजिक बिल्ड किया कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, विद रीज़न हमने समझा, और फिर जस्ट हमने क्या किया, हमने इस लॉजिक फॉर्म को यहाँ पे पाइथन कोड के फॉर्म में लिख दिया और हमारे पास कोड आ गया। तो देखा आपने लॉजिक बिल्डिंग करने से कितने आसानी से कोड समझ आता है।